दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज इस बुलेटिन में बात होगी पंजाब में राहुल के मोदी सरकार पर निशाने की, राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती की, जानेंगे केजरीवाल सरकार को क्यों मिला रिकवरी का नोटिस, जोशीमठ में कैसे हैं हालात, बात करेंगे पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की, कर्नाटक की झांकी को लेकर मचे बवाल की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते विवाद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को मिली जमानत, कहा देश में डर का माहौल, महिलाएं और दलित मुस्लिम डरे हुए। कर्नाटक में खिसक रही बीजेपी की जमीन, 20 साल बीजेपी में रहे जनार्दन रेड्डी ने बनाई नई पार्टी, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा पार्टी का नाम। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह तक का दिया समय, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका हुई खारिज। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 147 अंकों की गिरावट के साथ 59,958 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 17,858 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन था। आज यात्रा सिर्फ पहले चरण में ही चली, जिसके बाद राहुल गांधी ने पंजाब की जनता के नाम अपना संबोधन दिया, जिसमें कांग्रेस सांसद एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। और क्या कुछ बोले राहुल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में राहुल गांधी की दूसरे दिन की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाने के समराला चौक पर खत्म हो गई। कल लोहड़ी की वजह से पंजाब में यात्रा को एक दिन का विराम दिया गया है। आज जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब मदद करने वालों का राज्य है, यहाँ गुरुओं ने सभी को प्यार करना सिखाया है। राज्य की इंडस्ट्री पर फोकस करते हुए राहुल ने कहा कि लुधियाना को नोटबंदी और गलत जीएसटी ने नुकसान पहुँचाया। आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर महिलाओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं राहुल ने भी पंजाब के लोगों की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। आज यात्रा के पहले चरण में राहुल के साथ उनके साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद रवनीत बिट्टू के अलावा विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी नजर आए। यात्रा के बाद अब राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। कल लोहड़ी की वजह से यात्रा नहीं होगी। अब 14 जनवरी को यात्रा लुधियाना से जालंधर के लिए आगे बढ़ेगी। राहुल ने कहा कि लुधियाना को नोटबंदी और गलत जीएसटी ने नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा, जिससे सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। वैसे घिर तो राजनीतिक दल भी गए हैं चुनाव आयोग की सख्ती के चलते। आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च को काबू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और अब चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया है। याचिका के जवाब में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। अपने इस हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर लगाम कसने में उसे सफलता मिली है। ईसीआई ने शीर्ष अदालत में कहा है कि चुनावों में धन बल की समस्या को खत्म करने के लिए हम उपाय कर रहे हैं। चुनाव से पहले रुपयों की जब्ती बढ़ना इसका सबूत है। ईसीआई के मुताबिक चुनावी खर्च पर्यवेक्षक निगरानी दल अच्छा काम कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की तरफ से किए जा रहे जरूरत से ज्यादा चुनावी खर्च को रोकने के लिए एक व्यापक योजना के साथ निर्देश देने और दोषी उम्मीदवारों व पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। उसी याचिका पर जवाब देते हुए अपने हलफनामे में ईसीआई ने कहा है, चुनावों से पहले ज्यादा धन जब्त किया जा रहा है। इसका बड़ा कारण हमारी सतर्कता और कड़ी निगरानी के प्रयास हैं। हमने चुनावों में धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न उपायों को अपनाया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर लगाम कसने में उसे सफलता मिली है। आयोग की सख्तियों से राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किल तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें रिकवरी नोटिस भेज दिया गया है। आखिर क्या है मामला, क्यों भेजा गया केजरीवाल को नोटिस, देखेंगे रिपोर्ट में। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दिन इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं।
कभी शराब घोटाले को लेकर सरकार के मंत्री जेल जाते हैं तो कभी विज्ञापन मामले को लेकर नोटिस थमाया जाता है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करे। दावा किया जा रहा है कि अगर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय में राशि का भुगतान करने में नाकाम रहते हैं तो एलजी के पिछले आदेश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। आरोप है कि सरकारी खजाने से 2016-17 में सरकारी विज्ञापनों के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन दिए गए। इसे लेकर एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ वसूलने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। इस पर जुर्माने के तौर पर 64 करोड़ 31 लाख रुपए का ब्याज लगाया गया, जिसके बाद कुल रकम 163 करोड़ 62 लाख रुपए होती है। अब सीएम केजरीवाल को इस राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। वहीं नोटिस को लेकर आप भड़क उठी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना ने बीजेपी के इशारे पर यह आदेश दिया है, क्योंकि इस तरह का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को दबाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। अब भले ही आप इस मामले में सफाई दे रही है, लेकिन देखना होगा क्या वो नोटिस पर भुगतान करती है या नहीं। आपकी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आपके दफ्तर पर भी कब्जा किया जा सकता है। घर तो जोशीमठ वासियों के छिन गए हैं। वहां आई आपदा के चलते लोगों के घरों में पड़ी दरारों ने अब आम जनता के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी है। तो अब क्या है जोशीमठ के हालात, आइए देखते हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो वहीं आज होटल मलारी इन को एसडीआरएफ ने अपने कब्जे में ले लिया और होटल को गिराने का काम शुरू हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालात को देखते हुए 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जोशीमठ की स्थिति पर समीक्षा की गई। बैठक में मौजूदा परिस्थिति में लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की थी। अमित शाह ने जोशीमठ के ताजा हालात के बारे में सीएम से जानकारी ली है और प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जोशीमठ के मुद्दे पर सीएम धामी से बात की थी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ स्थानीय लोग शामिल हुए थे। धामी ने शासन प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रभावित हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा करते हुए उनके लिए आगे का रास्ता बनाना हमारी प्राथमिकता है। हालांकि स्थानीय लोग उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने बाजार रेट पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ ने बीजेपी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है और ये समस्या बीजेपी के लिए अब बड़ी चुनौती पेश कर रही है। आज गृह मंत्री ने बैठक बुलाई और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय इधर जोशीमठ में लोगों को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो आज पीएम की सुरक्षा पर ही संकट मंडरा गया, जब रोड शो के दौरान पीएम की सुरक्षा में चूक हो गई। आखिर कैसे हुई पीएम की सुरक्षा में चूक और क्या लिया गया एक्शन, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी पिछले काफी वक्त से मिशन कर्नाटक में जुटी है। पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार राज्य में बने। इसी को देखते हुए खुद पीएम मोदी मिशन कर्नाटक में जुट गए हैं, जिसके तहत हुबली में आज पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोग पीएम मोदी का स्वागत फूलों से कर रहे थे। साथ ही पीएम मोदी भी इस दौरान कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। इसी दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक अचानक उनकी तरफ दौड़ता है और पीएम के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। दरअसल युवक पीएम मोदी तक फूलों की माला पहुंचाना चाहता था। इसके लिए उसने बिना सोचे समझे एसपीजी का घेरा तक तोड़ दिया और पीएम मोदी तक पहुंच गया। इसे देखते ही एसपीजी कमांडो हरकत में आए और युवक को पीएम से दूर कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर हुबली के पुलिस अधीक्षक का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। यह युवक कौन है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से युवक पीएम तक पहुंचा उसके बाद सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन बीजेपी इस मामले को तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे उसकी ही सरकार सवालों में आ जाएगी।
पीएम कर्नाटक पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा में चूक हो गई, जिसके बाद से राज्य का माहौल गर्मा गया है। वैसे राज्य का माहौल तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले में निकाली जा रही झांकियों में जगह ना मिलने से भी गर्माया है, जिसके बाद बवाल मच गया, जिसके बाद फैसला बदल दिया गया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसमें बीजेपी जीत के सपने देख रही है, लेकिन चुनाव से पहले उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब विपक्ष ने उसे गणतंत्र दिवस परेड को लेकर घेरा है, जिसके बाद सरकार ने कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल कर्नाटक की झांकी को शामिल न करने के सरकार के फैसले के बाद विवाद गहरा गया था। कांग्रेस ने बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। पार्टी ने कहा था कि लगातार 13 सालों तक राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने के बाद कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड से बाहर कर दिया गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि अक्षम और कमजोर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके कैबिनेट मंत्री 40% कमीशन के चलते से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। अगर उन्होंने विषय को डिजाइन करने में थोड़ा और सोचा होता तो कर्नाटक की सूरत दूसरी होती। इन आरोपों के साथ ही बीजेपी सरकार की सांस फूल गई और वो बैकफुट पर आ गई। मजबूरन सरकार को विपक्ष के आगे झुकना ही पड़ा और सरकार ने कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य सरकार की झांकी के प्रस्ताव को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भाग लेने के लिए सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब सरकार ने तो अपना फैसला बदल लिया है, ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष के तेवर नरम पड़ेंगे या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते विवाद की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के चलते राज्यपाल ने विधानसभा का ही बॉयकॉट कर दिया था और अब ये विवाद राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच गया है। तो किसने राष्ट्रपति से की शिकायत और क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। तमिलनाडु में सरकार बनाम राज्यपाल की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। राज्य की डीएमके सरकार राज्यपाल पर सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगा रही है। राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास विधेयकों को ना तो लौटा रहे हैं और ना ही उन्हें मंजूरी दे रहे हैं। इस बीच नया विवाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल सोमवार से तमिलनाडु में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था और सत्र के पहले दिन राज्यपाल आर.एन. रवि को अभिभाषण प्रस्ताव पढ़ना था, लेकिन उन्होंने अपने अभिभाषण के कुछ प्रमुख अंशों को छोड़ दिया। अभिभाषण प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से तैयार किया जाता है, जिसके बाद सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रस्ताव के सिर्फ मूल भाषण को ही रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। प्रस्ताव के अलावा राज्यपाल ने जो भी कुछ जोड़ा है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद राज्यपाल आर.एन. रवि ने सदन का बहिष्कार किया और बाहर चले गए। राज्यपाल के इस कदम पर डीएमके ने आपत्ति जताई है और अब राज्यपाल की शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंचा दी गई है। डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने बताया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शिकायती पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। ये पत्र राज्य के कानून मंत्री एस. रघुपति ने राष्ट्रपति को सौंप दिया है। बालू ने ये बताने से इनकार कर दिया कि पत्र में क्या है। उन्होंने बस इतना कहा कि विधानसभा में राज्यपाल ने जो कुछ भी किया वो सदन के संवैधानिक प्रावधान व नियमों के विरुद्ध है और ये ही सब राष्ट्रपति को बताया गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।